गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। कल हमने जो पढ़ा था वो समझ में आ गया था? आवाज आ रही है मेरी? सर यस सर। हाँ सर बोलिए कल बेटा। है ना हमारा नेटवर्क क्लास है ना बीच में ड्रॉप हो गई, तो हमारी आधी क्लास हुई थी कंप्लीट और बेटा आधी रह गई थी। क्लास तो लगातार चली थी यहाँ से तो। सर वो हमारे मोबाइल में नेटवर्क खत्म हो गया था इसलिए ड्रॉप हो गई थी। किसकी प्रॉब्लम? जागृति वर्मा। जागृति। बेटा कहाँ तक ले ली थी क्लास ये वाली? सर आधी क्लास ली थी मैंने। आज भी नेटवर्क की समस्या आ रही है, देखो बच्चे जुड़ नहीं रहे ना। देखिए कल मैंने आपको कपास पढ़ा दिया था, कपास से ही पढ़ाया था, ठीक है ना। कपास में हमने बताया था कि कपास के उत्पादक जो राज्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हम बात करें तो गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है। ये क्या है? कपास के बड़े उत्पादक राज्य है। एक बार मैं कपास के बारे में रिपीट कर देता हूँ। जागृति वर्मा, 5 मिनट के लिए रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं, एक बार सुनना शांत। रवि, शिल्पा, ये क्या नाम है, कनिष्का, और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं धीरे धीरे क्लास में। एक बार देखिए, जिन्होंने क्लास ली थी मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कपास के लिए जो तापमान है उसमें कितना तापमान चाहिए बेटा? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 30 से 25, 40 तक हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 180 से लेकर के और 210 दिन तक क्या रहना चाहिए? पाला रहित रहना चाहिए, ठीक है। 180 से लेकर के 210 दिन तक क्या रहना चाहिए? पाला रहित रहना चाहिए। इसके बाद हम बात करें कि जो आपका कपास है उसके लिए काली काली रेगर मृदा, कौन सी मृदा? काली रेगर मृदा की आवश्यकता है। क्षेत्र की बात करें तो दक्षिण का पठारी भाग। कौन सा भाग बेटा? दक्षिण का दक्कन का पठारी बाग। ठीक है। और वर्षा कितनी होनी चाहिए बेटा? वर्षा 50 सेंटीमीटर से 100 100 सेंटीमीटर। और 50 से 100। कम हो तो सिंचाई की आवश्यकता है। धरातल के सिंचाई की आवश्यकता। धरातल कैसा होना चाहिए? समतल। समतल। पानी नहीं बढ़ना चाहिए उसमें, ठीक है, पानी नहीं बढ़ना चाहिए। और श्रमिक, जैसे चाय की खेती में श्रमिक चाहिए हमें, वैसे ही श्रमिक किसमें चाहिए? हमें कपास की फसल के लिए चाहिए। कपास में। ठीक है। कपास को हम सफेद सोना कहते हैं क्या? यस सर। क्या कहते हैं? सफेद सोना। और सफेद सोना। ठीक है। कपास के उत्पादक राज्यों में आपके सबसे मेन जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। 2016-17 के अनुसार पहला कौन है? महाराष्ट्र। इसके अलावा जो महाराष्ट्र, राज्य है गुजरात है, तेलंगाना है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। कौन है? एक नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 प्रमुख उत्पादक। कपास का प्रति हेक्टर उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? पंजाब में, पे हरियाणा। जागृति आप जागृति आप लिख लीजिएगा, अगर आपने क्लास कहाँ ड्रॉप की थी। एक एक पॉइंट में रिपीट कर रहा हूँ। पंजाब और हरियाणा कपास का प्रमुख क्या है? प्रति हेक्टर उत्पादन करने वाले राज्य। उत्पादन।
इसके बाद हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान भी कपास का उत्पादन करता है। राजस्थान में कपास का उत्पादन करने वाले जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ठीक है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है, ये आपके प्रमुख उत्पादक है। सवाई माधोपुर है प्रमुख उत्पादक है। लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में उत्पादन करने वाला कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। कितना परसेंट बेटा? 30%। 30%। ठीक है। अब भाई हमने 4 राज्य बोले, 4 राज्यों के अलावा कौन कौन से राज्य और भी करते हैं? भाई तमिलनाडु कर रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ये कपास का उत्पादन कर रहा है। इसका कपास का यूपी में एक नाम आपके आएगा, कानपुर। कानपुर का नाम सुना है? कानपुर यूपी का एक औद्योगिक केंद्र है, एक नगर है, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कानपुर शहर है, यहाँ पे सूती वस्त्र की काफी मिलें हैं, और यह जो क्षेत्र है सूती वस्त्र की मिल और चमड़ा उत्पादन दोनों के लिए जाना जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में हमने बात की है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर का नाम एक जगह और आया था बेटा, कोयम्बटूर, बताइए कोयम्बटूर क्या है? अरे गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान। ठीक है। इसके अलावा कोयम्बटूर तमिलनाडु का एक सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है, और इसको हम दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण का मैनचेस्टर कहते हैं। तो तमिलनाडु भी क्या है? मैनचेस्टर है, सूती वस्त्र से जुड़ा हुआ इंग्लैंड का एक नगर है। इसका भाई इंग्लैंड का एक नगर है। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो भारत में जो कपास उत्पादन की जाती है, वह कपास उत्पादन की जाती है कौन सी? भारतीय कपास, अमेरिकन कपास। जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ था, अधिकांश कपास उत्पादन क्षेत्र है जो बेस्ट कपास के थे वो पाकिस्तान में चले गए थे, और हमारे देश को स्ट्रगल करना पड़ा था। फिर भी भारत ने क्या किया? विकास किया, और विकास करने के साथ जो बेस्ट क्वालिटी कपास है उसका भी उत्पादन वो करने लगा। अब बताइए साहब, बेस्ट क्वालिटी कपास है वो कौन सी कपास है? बताइए। अरे लंबे रेशे वाली। अमेरिकन कपास, लंबे रेशे वाली। और अमेरिकन कपास भारत के 3 राज्यों में प्रमुख होती है, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। 3 राज्यों में बेस्ट क्वालिटी की कपास का उत्पादन किया जाता है। 50% जो उत्पादन है हमारे बेस्ट क्वालिटी का, ये नहीं मतलब लंबे रेशे वाली, और 40 है वो भारतीय कपास का, और 10% छोटी जो कपास है उनका किया जाता है। बताओ इतना समझ में आया क्या? यस सर। कपास को कौन सी फसल में गिनोगे बेटा? खाद्यान्न में गिनोगे या रेशेदार? यस सर। रेशेदार में। रेशेदार में। और अगर आपको रेशेदार। अगर आपसे पूछ ले मुद्रादायनी फसल, तो मुद्रादायनी फसल ये बेटा, ये कई बार घुमा करके प्रश्न पूछ लेता है कि मुद्रादायनी फसलों के बारे में बताइए, तो मुद्रादायनी फसल ये कपास है। मुद्रा, जिस फसल का उद्देश्य पैसे प्राप्त करना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुद्रादायनी फसल कहेंगे। मुद्रादायनी फसल। ठीक है ना? मुद्रादायनी पैसा होता है ना? यस सर। अब बात करते हैं अगला जो फसल का प्रारूप है, उसमें फसल है अपनी जूट। रेशेदार में है जूट। अरे जूट का नाम तो सुना है बेटा आपने? यस सर।
यस अरे सर। बोरिया, जो बोरिया बनती है ना, बोरिया। यस सर। आजकल तो क्या है कि बोरिया जो है वो छोटी छोटी प्लास्टिक की बनने लगी है, जिसे कट्टे बोलते हैं। और बोरिया जो होती है वो आपने देखा होगा सुनहरा रेशा है, जूट की बनती है। जूट वस्त्र भी बनाते हैं, वस्त्र भी बनाते हैं, वस्त्र लोग पहनते भी है, ठीक है ना। तो जूट और कपास दोनों की बात करें, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देना। देखो, कपास पश्चिमी भारत में और जूट पूर्वी भारत में। आजाद हुआ भारत तो कपास के क्षेत्र चले गए पश्चिमी भारत, यानी जो विखंडन हुआ यानी पाकिस्तान में, और इधर वाले चले गए पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में। बात समझ में आ रही क्या? यानी जब भारत का विभाजन हुआ तो आपके पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में जूट के क्षेत्र चले गए, और पश्चिमी भाग में किसके क्षेत्र चले गए? कपास के क्षेत्र चले गए। फिर भी भारत ने क्या किया? अपना जो उत्पादन का क्षेत्र है बढ़ाने का प्रयास किया, और आज भारत कपास के उत्पादन में और जूट के उत्पादन में दोनों में प्रमुख स्थान रखता है पूरे विश्व में। जूट की बात करें तो जूट लिखते जाइए ना, उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय। और कपास उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पौधा था। कपास कैसा था? उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय पौधा था। और जूट कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। इसके लिए आर्द्र और उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र व उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पौधा है और मुख्यतया एक ही राज्य अपने आता है मुख्य रूप से। कौन सा? वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। ऐसे तो बिहार भी करता है, असम भी करता है, मेघालय भी करता है, झारखंड भी करता है, लेकिन मुख्य कौन है? आपके पश्चिमी बंगाल। इसमें क्या होता है? जो पौधा है कपास में क्या होता है? पौधा है, पौधे की जो पत्तियां है और जो तना है उससे लुगदी तैयार करते हैं, और उससे क्या निकालते हैं? हम जूट की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, जूट को क्या करेंगे? पहले निकालेंगे उससे लुगदी, फिर वो क्या करेंगे? उससे जैसे पीटना होता है, पीटना, या फिर क्या करते हैं? धोते हैं, साफ करते हैं, और फिर क्या करते हैं? रेशा बनाते हैं। जैसे हमने सण पढ़ी थी, सण कल बताया था मैंने आपको, सण मूंज जिसे बोलते हैं, वैसा ही इसमें होता यस है। सर। ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं? छाल जो है उसकी बंधाई करते हैं, फिर क्या करते हैं? बुनाई करते हैं, और हम क्या करते हैं? कपड़ा बना लेते हैं। भौगोलिक दशाओं की बात करें भौगोलिक दशाओं में तापमान 20 डिग्री से लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। 20 से लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसके लिए भाई? जूट के लिए। जूट के। लिखते जाइए। जूट के लिए। क्या 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक क्या है? वर्षा की आवश्यकता होती है। आर्द्र उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। हालांकि पौधा कैसा है? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। कैसा बेटा? उष्ण कटिबंधीय पौधा है। अब हम बात करें कि जूट है उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए, रेशा तैयार करते ना, तो हमें स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है। स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, इंपॉर्टेंट बात है। जूट को धोने के लिए हमें कौन से मतलब साफ जल की आवश्यकता है। नदी वाले जल का उपयोग ये लोग करते हैं, तो काफी ज्यादा जल इसमें उपयोग में आता है। किसके लिए भाई? जूट को साफ करने के लिए। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या है? सस्ते श्रमिक और ज्यादा श्रमिक चाहिए। सस्ते श्रमिक चाहिए और ज्यादा
श्रमिक चाहिए। ये तो बात है अपनी किसकी, तापमान की और वर्षा की। अब मिट्टी की बात करें तो कौन सी, जलोढ़ मृदा है, जीवाश्म युक्त मृदा है, बलुई मृदा है इसके लिए, या दोमट मृदा है इसके लिए आवश्यक होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जूट का पौधा है उसके क्षेत्र में देखें तो विश्व में भारत का जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। भारत का पहला स्थान है जूट के उत्पादन में। ठीक है, जूट के उत्पादन में विश्व में दो ही देशों के नाम आते हैं, एक तो नाम आता है भारत का और दूसरा नाम आता है बांग्लादेश का। दो ही देश है साहब जूट के उत्पादन में, निर्यातकों में दो ही देश आते हैं। बता कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश। हाँ बस दो ही देश है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत विश्व का कितना परसेंट, 60% उत्पादन करता है। कितना? भारत विश्व का 8% उत्पादन। 60% याद रखना। और भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो करता है कौन सा? पश्चिमी बंगाल। सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के बाद में जो उत्पादक है वो है बिहार, झारखंड, असम और आपके मेघालय। ये भी आपके जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। सबसे ज्यादा कौन करेगा भाई? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। पश्चिम बंगाल। यहाँ पर जो जूट उत्पादन होती है भारत में, इस जूट का 75% लगभग वो कौन सा होता है? श्वेत जूट, सफेद। याद करना, भारत में श्वेत जूट का उत्पादन होता है। और जूट को क्या बोला जाता है? याद करना, सुनहरा रेशा या स्वर्ण रेशा। जैसे कपास को क्या बोला था? अरे कपास को क्या बोला था? सफेद सोना। सफेद सोना। और ये क्या है? सुनहरा रेशा या स्वर्ण रेशा। कौन है भाई? जूट। जूट को स्वर्ण रेशा या सुनहरा रेशा बोला है। बताओ, जूट। समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। क्लियर? यही जूट के लिए दिया हुआ यस है। सर। अब एक फसल क्षेत्र की बात करते हैं तो कुल बोया गया क्षेत्र है, उसका 0.5% भाग हमारी जितनी भी कृषि है। भाई बंद करोगे कि ये चैनल? अनीसा कुमावत। यस सर। अनीसा ये बंद कीजिए, ये क्या आवाज आ रही है उधर से? कुल बोया गया क्षेत्र है उसका 0.5% किसके अंतर्गत आता है? जूट के अंतर्गत आता है। तो समझ में आ गया बेटा? एक बार रिपीट कर लीजिए। जूट एक सुनहरा रेशा या स्वर्ण रेशा है। भारत बांग्लादेश सर्वाधिक उत्पादन करता है। भारत के अधिकांश क्षेत्र है, जब विभाजन हुआ तब कहाँ चले गए थे? बांग्लादेश में। फिर भी जूट के उत्पादन में भारत ने अपना पूर्व एकाधिकार जो था वह प्राप्त कर लिया। 75% जूट है वो हमारा श्वेत जूट है। और कुल बोए के क्षेत्र का 0.5% है वो जूट के अंतर्गत आता है। पहला जो राज्य है जो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल है 1 नंबर पे, फिर बिहार है, झारखंड है, असम है, मेघालय है। ये भी जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत विश्व का प्रथम जूट उत्पादक देश है जो 60% जूट का उत्पादन करता है। ठीक है, जूट के लिए हम बात करें तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है।
और वर्षा में बात करें 125 से 150 डिग्री सेंटीमीटर आपके वर्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए बेटा? जूट के लिए। जूट के लिए। अभी अब समझ में आ गया जूट वाला तो पूरा? यस सर। ठीक है। अब अपना जो कोर्स में है सर हाँ बेटा, सर वर्षा कितनी होती है जूट के लिए? 125 से 150 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता। एक चीज जूट के लिए दी हुई है आपकी बुक में कि जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जानेंगे ना। भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल। भूमि कैसी होनी चाहिए? समतल। और कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए, यानी जल निकास अच्छी होनी चाहिए। और मृदा है इसमें कैसी? उर्वरक मृदा पाई जाती है, उसमें ही जूट उत्पादन किया जाएगा। बाढ़, इन क्षेत्रों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में जूट उत्पादन नहीं होती है। बाढ़ से जो मृदा जम गई तो कौन सी मृदा होगी बेटा? तराई में। अरे जलोढ़ मृदा होगी बेटा। जलोढ़। जब मिट्टी को नदी ने अपने प्रवाह क्षेत्र में जमा कर दिया, वो कैसी मृदा है? जलोढ़ है। तो जलोढ़ मृदा है, मैंने बताया जलोढ़ मृदा, दोमट मृदा, जीवाश्म युक्त मृदा, बलुई मृदा, इसके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पश्चिम बंगाल में तो कौन सी मृदा आपको देखने को मिलेगी? जलोढ़ मृदा। बताओ कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। क्या होती है? अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। किसके लिए? जूट के लिए। ठीक है। कौन कौन से उत्पादक राज्य एक बार रिपीट कीजिए? पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, मेघालय। बिहार, झारखंड, मेघालय। असम को भूल गए? नो सर। उड़ीसा मैंने लिखा नहीं, उड़ीसा भी है, उड़ीसा भी है, असम भी है, मेघालय भी है। ये क्या है? इसके उत्पादक है। अब एक प्रश्न बेटा क्या आता है, लिख भी लीजिए इस प्रश्न को, कि जूट का उत्पादन है वो होता है, लेकिन जूट की उपयोगिता। प्रश्न लिख लीजिए, जूट की उपयोगिता बताइए। प्रश्न है आपकी बुक में दिया हुआ है। लिखिए बेटा, वैसे लिखा दूं? लिखो, जूट से मोटे वस्त्र बनाते हैं। जूट से वस्त्र बनते हैं, ठीक है। मोटे वस्त्र बनाते हैं, थैले, बोरे, बोरे जानते हो? बोरिया, रस्सी, दरिया, तिरपाल, तिरपाल जानते हो? जो ऊपर लगाने वाला होता है वर्षा को रोकने के लिए। और अन्य सजावटी वस्तुएं बनाते हैं। सजावटी मतलब घर में सजाने की वस्तुएं किससे बनाते हैं? जूट से बनाते हैं। जूट से क्या क्या बना रहे हैं? बोरियां बना रहे हैं, तिरपाल बना रहे हैं, थैलियां बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, वस्त्र, ठीक है। क्या करते हैं हम? सुनने जो दोनों प्रकार के जूट है उनको मिला लेते हैं, कई बार कपास का मिक्सिंग करते हैं और हम क्या करते हैं? वस्त्र बनाते हैं। ठीक है बेटा। जूट में कौन से देश का एकाधिकार है? जूट में कौन से देश का एकाधिकार है? भारत। भारत। कितना परसेंट जूट का उत्पादन करता है? 60%। 60%। चलो इसके बाद 60%। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपके कोर्स में जो अगली फसल है, एक बार मैं बुक में देख लेता हूँ कौन सी है। रबड़, कौन सी है? रबड़ पढ़ लेते हैं, फिर चाय कॉफी ये नेक्स्ट में पढ़ेंगे। जैसे अपने पास में टाइम है चाय कॉफी पढ़ने का भी। देखिए हम कौन सी फसलें पढ़ रहे हैं बेटा? रेशेदार फसलें हमने पूरी कर ली है। कौन सी फसलें? रेशेदार फसलें हमारे रेशेदार हुई थी, एक तो कपास, एक जूट। अब हम अखाद्य फसलें हैं, जो देखो जूट भी
कपास भी क्या है, ये आपका नगदी फसलों में आता है, और इसे हमने अभी नाम बताया था कौन सी, मुद्रादायनी फसलें। ऐसे ही रबड़ भी क्या है, मुद्रादायनी फसल है। क्या है बेटा, रबड़ भी क्या है, मुद्रादायनी फसल है। रबड़ के बारे में जो कहा गया है कि रबड़ है भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पौधा है। ठीक है, रबड़ के बारे में बताया गया कि रबड़ कौन सी कृषि के दौरान औपनिवेशिक या रोपण कृषि, पढ़ा है ना आपने, औपनिवेशिक या रोपण कृषि कौन से काल में आई थी, उपनिवेशिक काल में आई थी। औपनिवेशिक या रोपण कृषि के दौरान लाया गया पौधा है। कौन कौन भाई, रबड़। रबड़ के बारे में कौन सी फसल के द्वारा औपनिवेशिक कृषि निवेशी या रोपण कृषि औपनिवेशिक द्वारा लाया गया पौधा है, जिसको किसने, फिलीपाइंस वालों ने, ब्रिटेन वालों ने, इन्होंने ला करके और कहाँ बोया है, हमारे क्षेत्रों में बोया है। तो कहाँ बोया है, देखो रबड़ को बोया है, एक तो ये कहाँ पे, दक्षिणी जो प्रदेश है, अंडमान निकोबार है, केरल है, तमिलनाडु है, इन क्षेत्रों में है, इसको बोया है, रबड़ को बोया है। अब एक नाम आता है कि रबड़ है वो एक जंगली जो फसल है उसका एक पौधा है जो भूमध्य रेखीय है। भूमध्य रेखा में भी कहाँ का भाई, अमेजन बेसिन का। अमेजन बेसिन कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। लोकेशन देखना, दक्षिणी अमेरिका का भाग है, उसमें आपका जो क्षेत्र है ब्राजील, और यहां से एक नदी निकलती है, कहां से, पेरू से, जिसका नाम है अमेजन। ये निकल करके और ब्राजील में बहती है। ब्राजील में बहने के बाद यह नदी आपके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो सबसे बड़ा है, और अपवाह की दृष्टि से या अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से या ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी। कौन सी नदी है, अमेजन नदी। और आपने अखबारों में, न्यूज़पेपर में सुना भी होगा या न्यूज में सुना भी होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लग गई। अमेजन के जंगल ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ही हैं, जहाँ पे देखो ब्राजील में इस अमेजन के जंगलों में या अमेजन के क्षेत्रों में या इस बेसिन में आपके कॉफी का उत्पादन भी किया जाता है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, ब्राजील ही है। कौन है, ब्राजील ही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि अमेजन जो बेसिन है यहाँ जंगली पौधा है, ठीक है, और उस वृक्ष का नाम है हेविया ब्राजीलियसिस। वृक्ष का नाम क्या है, हेविया ब्राजीलियसिस, लिख लेना। हेविया ब्राजीलियसिस पौधा है। इस हेविया ब्राजीलियसिस पौधे के दूध से हम किसकी प्राप्ति करते हैं बेटा, रबड़ की प्राप्ति करते हैं। किसकी प्राप्ति करते हैं, रबड़ की प्राप्ति करते हैं। तो बोला गया कि भारत में रबड़ के बीज है वो 1876 में हेनरी विलियम्स के द्वारा लाए गए। 1876 में सबसे पहले भारत में रबड़ के बीज लाने वाले कौन थे, हेनरी विलियम्स। कौन थे बेटा, हेनरी विलियम।
ठीक है, हमारे यहाँ क्या डिटेल नहीं है रबड़ की, तो थोड़ी सी ये आपको याद रखना है। हेविया ब्राजिलियसिस है, 1876 में रबड़ के बीज है, सबसे पहले कौन लाया? हेवी हेनरी क्या? हेनरी हेनरी विलियन। ठीक है, हेनरी विलियन विलियन। ठीक है, अब हम बात करें कि जो रबड़ है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो भौतिक आवश्यकताएं क्या है? तो रबड़ के लिए भौतिक आवश्यकताओं में भौतिक दशाएं इसमें एक तो हमें तापमान की आवश्यकता है, कितना? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड हमें तापमान की आवश्यकता है, किसमें? आपके रबड़ के लिए। और वर्षा की आवश्यकता है, तो वर्षा के लिए हम बात करें तो 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है हमारे रबड़ के लिए। तो रबड़ के लिए हमें एक तो किसकी आवश्यकता है? तापमान 25, तापमान और वर्षा वर्षा कितनी? 200 सेंटीमीटर। और 200 मृदा है, सेंटीमीटर। मृदा हमें वही है भाई, जीवाश्म युक्त मृदा की आवश्यकता है। ठीक है, और दक्षिणी भाग में रबड़ होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में और केरल वाले भाग में। तो यहाँ पे हमें आर्द्र जलवायु प्राय मिली जाती है। यहाँ पे कैसी जलवायु मिलेगी बेटा? आर्द्र जलवायु। जैसे चावल में हमें कितने पानी की आवश्यकता है? 200। और हमने गन्ने में पढ़ा था, आपकी बुक में रोंग दिया हुआ था, वो गन्ने में भी कितनी आवश्यकता है? 100 से 200 सेंटीमीटर हमें वर्षा की आवश्यकता है। तो जीवाश्म युक्त मृदा, वर्षा कितनी? 200, तापमान कितना? 25 सेंटीग्रेड। ये हमें सबसे महत्वपूर्ण किसकी आवश्यकता है भाई? अरे भौतिक दशाओं रबड़ की। की। जलवायु कैसी बेटा? आर्द्र नम, आर्द्र व नम। क्लियर है? अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। अब कुछ फैक्ट है। यस सर। फैक्ट देखना, फैक्ट में रबर में है कि सबसे पहले जो रबर है वो आपके रबर के बागान है, दिया हुआ है सेलिसबरी। जो मॉर्फिस है उन्होंने 1895 में केरल के अंदर सेलिसबरी जो ढाल है वहां पर 1895 में रबर के बागान लगाए। साथ ही साथ देखें तो रबर है उसके प्रमुख उत्पादक राज्यों में, आप राज्य लिख लिए, ज्यादा डिटेल आपके है नहीं। रबर के उत्पादक राज्यों में केरल, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। आपको पूछ ले कि सबसे पहले बागान कहाँ लगाए गए, तो बागान लगाए गए साहब केरल में लगाए गए। उसके बाद रबर है वो दक्षिणी भारत में ज्यादा विकसित किया गया, क्योंकि इसके लिए आर्द्र नम जलवायु की आवश्यकता है, तापमान चाहिए और वर्षा, जीवाश्म युक्त मृदा की आवश्यकता है। अब इसमें आपके केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, कर्नाटक, इसके अलावा कर्नाटक के अलावा बेटा मेघालय, ये इसके उत्पादक प्रदेश हैं। समझ में आ गया क्या? यस सर। बताइए, यस सर। एक बार बताइए कि केरल है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है, ये तीन बड़े उत्पादक है। इसके अलावा उत्पादक राज्यों में आपके अंडमान निकोबार है और मेघालय है, जो रबड़ का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। किसका भाई? रबड़ का। ठीक है, रबड़ का। हाँ। तो एक प्रश्न आपके इसमें दिया हुआ है बुक में, ये भी आप लिख लीजिए कि रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का रबड़ के उत्पादन में बुक में दिया हुआ बेटा 5वां स्थान है। कौन सा है? पहले बताइए, रबड़ का खाद्य पदार्थ है क्या? नो सर। नो सर। खाद्य है। रबड़ को मुद्राधारी फसल बोल सकते हैं? यस सर। मुद्राधारी फसल है, भूमध्य रेखीय
भूमध्य रेखीय क्षेत्र का पौधा है। अमेजन बेसिन के जो जंगल है वहां पे ये मिलता है। वहां से सबसे पहले जो रबड़ है वो भारत कौन लाया था? हेनरी हेनरी विलियम है वो हेनरी भारत में। विलियम। और रबड़ के हेनरी पौधे का जो प्रजाति का नाम क्या है बेटा? रबड़ की पौधे की प्रजाति का नाम है हेविया हेविया ब्राजीलिएंसिस। इसके दूध से क्या प्राप्त करते हैं बेटा? हम रबड़ की रबड़ प्राप्त करते हैं। करते हैं। करते हैं रबड़ की प्राप्ति करते हैं। रबड़ की रबड़ के लिए हमें कौन सी मृदा? जीवाश्म युक्त दोमट मृदा की आवश्यकता मृदा। है। 200 सेंटीग्रेड वर्षा की आवश्यकता है। 25 सेंटीग्रेड के लगभग तापमान की आवश्यकता है। और हमें रबड़ के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता किसकी है? आर्द्र और नम जलवायु की। सबसे पहले रबड़ के बागान कहाँ विकसित किए गए? केरल में। केरल में। जो दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा तमिलनाडु। उत्पादक कौन सा है? कर्नाटक। एक, कर्नाटक। 2 नंबर और 3 नंबर। ये कौन? अंडमान और फिर मेघालय रबड़ के प्रमुख उत्पादक प्रदेश है। अब साहब आपकी प्रश्न आ रहा है, प्रश्न है कि रबड़ के उपयोग बताइए। रबड़ के उपयोग बताइए। देखो रबड़ के उपयोगों में आपकी बुक में, अगर जिसके पास बुक है, बुक मेरे सामने है, ठीक है। इससे पहले एक प्रश्न आता है कि केरल है वो रबड़ में क्या है? एकाधिकार रखता है और लगभग 85% के से ज्यादा एक्चुअल आंकड़े देखें तो 87.56% उत्पादन है रबड़ का। वो कौन करता है? अकेला केरल ही करता है। ये बात और ध्यान रखना, 87.56 है वो अकेला केरल ही करता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछ ले तो कौन है भाई रबड़ में? केरल। केरल है। केरल। कौन सा है? केरल है। तो क्या किया जाता है? जो रबड़ है, रबड़ को कैसे बनाया जाता है? एक मिनट आप इसके निर्माण की प्रक्रिया सुन लीजिए। रबड़ में आपके सबसे पहले बागानों में इसको रोपित किया जाता है। 2-3 साल तक ये पौधा है तैयार होता है। पौधे से दूध प्राप्त करते हैं और जो दूध है उसको हम बाल्टियों में भरते हैं। और जो दूध है इसमें हम क्या मिलाते हैं? एसिड, यानी कोई भी अम्ल मिलाते हैं। अम्ल। जैसे ही अम्ल मिलाते हैं, ये दूध है, अम्ल मिला के इसको हम थोड़ा थोड़ा गर्म करेंगे। जैसे हम अम्ल मिला के दूध को गर्म करेंगे, ये दूध कैसा हो जाएगा बेटा? जम जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और ये कोमल पिंड के रूप में, चादरों के रूप में है, वो क्या है? जमा दिया जाता है। और किसका उपयोग होगा? सॉरी, किसका निर्माण हो जाएगा? रबड़ का। रबड़ जो रबड़ हमने का। प्राप्त किया है उस रबड़ को हम एसिड के साथ मिला करके और क्या है सांचों में डाल लेते हैं, जिससे किसका निर्माण होता है? रबड़ का निर्माण रबड़ का। होता है। ये चीज ध्यान रखना, क्या मिलाते हैं बेटा? एसिड मिलाते हैं, ठीक है। अब रबड़ के उपयोग में गद्देदार क्षेत्र में रबड़ को फोम में यूज करते हैं, रबड़ को जूते चप्पल बनाने में यूज करते हैं, ऊंट की काठी बनाने में, साइकिल बनाने में यूज करते हैं, ठीक है। साइकिल टायर बनाने में किसका यूज करते हैं? रबड़ का यूज करते हैं। बताइए, समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। अब कल हम जो आगे है अपने 2 टॉपिक रहे हैं, एक तो चाय, एक कॉफी, वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। यस सर।